अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष में? तो आपको ध्यान रखना है अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर दूर दृष्टि दोष होता है साथियों तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, मायोपिया जो है ना साथियों, ये किस अंग का रोग है? मायोपिया की अगर बात करते हैं तो ये आंख से संबंधित रोग है, आंसर आपका इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा नामक रोग होता है? तो आपका जवाब अगर आयोडीन है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है साथियों, आयोडीन की कमी से ही घेंगा नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, यानी कि कौन सा हार्मोन है? तो मैं कहूंगा उस हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन। क्या? एड्रीनेलिन इस हार्मोन का नाम है और इसको ही लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। डायलिसिस किस अंग से संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है, तो डायलिसिस की अगर बात करें ये वृक्क से संबंधित है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है, ये आपसे यहाँ पर साथियों कुल मिला के पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर, ये एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में इतनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। उसके बाद देखिए साथियों, सबसे पहले कोशिका यानी कि सेल, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। अगला सवाल देखिए, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये दो नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, शॉन और श्लाइडन, इनके द्वारा ही साथियों कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है? हमिंग बर्ड है, कैनरी है, डव है, गौरैया है, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमिंग बर्ड जो है ना ये सबसे छोटा जीवित पक्षी है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जीवित पक्षी? सबसे छोटा जीवित पक्षी हमिंग बर्ड है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी साथियों कौन सा है आप लोग मुझे? तो शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग अगर आपने चुना है तो आपने बिल्कुल सही चुना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो एंथ्रासाइट या एंथ्रेसाइट भी कहते हैं, एंथ्रासाइट या एंथ्रेसाइट कह लो, ये जो है ना ये कोयले का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा तो इसमें से हाइड्रोजन का कैलोरी मान होता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, चींटी के कांटे पर किसका अंतःक्षेपण होता है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो कुल मिला के अगर बात करते हो फॉर्मिक अम्ल का, तो फॉर्मिक अम्ल आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना तो भाई साहब 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का ही तो होता है शुद्ध सोना। कह रहे कि पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है? तो पीतल की जब हम बात करते हैं ना साथियों, तो ये तांबे और जस्ते से मिलकर बनी है, और तांबा और जस्ता कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि परमाणु के 3 मूल अवयव साथियों कौन से? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। आपको ध्यान रखना है साथियों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही साथियों। परमाणु के 3 मूल अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, आइजैक न्यूटन ने आविष्कार किया था, इनमें से किसका आविष्कार किया था? थर्मामीटर का किया था? नहीं साथियों। या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किया था न्यूटन साहब ने? बिल्कुल सही जवाब, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का ही आविष्कार किया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो जेम्स वॉट इनका नाम है, और जेम्स वॉट के द्वारा ही साथियों भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देखिए साथियों, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, न्यूटन के गति का नियम का सिद्धांत है, बर्नौली का सिद्धांत है? नहीं साथियों, ये पास्कल का नियम है। यानी कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो पास्कल का नियम है, पास्कल का सिद्धांत है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है केशिका क्रिया या इसको केशिकत्व कहा जाता है। मृदा द्वारा जल का जो अवशोषण किया जाता है ये क्या है? ये केशिका क्रिया ही तो है, ये इसको केशिकत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण की अगर बात करते हैं, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है? नहीं, ऊर्जा का सृजन हो सकता है या ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता, या ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है, इसी को ही कहा जाता है साथियों ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है साथियों, क्यों किया जाता है? इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति कराने के लिए नहीं, पेट्रोल के साथ वायु को मिश्रित करने के लिए कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों डीजल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहां पर याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है साथियों? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर यही प्रेशर की इकाई है, दाब की इकाई है। चलिए, आज में कहने के साथ यहाँ पर किस राज्य में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है? तो ये काम उत्तर प्रदेश में किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये तो साथियों भोपाल में किया गया, यानी कि भोपाल में भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो आपका जवाब साथियों कर्नाटक हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक राज्य सरकार ने ही भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। अगला देखिए, कह रहे
कि किस राज्य ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? तो ये गुजरात के दिया गया, यानी कि गुजरात राज्य का जीरा या गुजरात राज्य का सौंफ, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम नीता अंबानी है और नीता अंबानी को ही साथियों महिला की लिस्ट में टॉप स्थान प्राप्त हुआ है साथियों, फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में साथियों। अगले नंबर का सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आंतरिक लोकपाल का तीसरा वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया है? तो साथियों कहां पर आयोजित किया गया है? मैं कहूंगा मुंबई में आयोजित किया गया है। मुंबई आपके सवाल का जवाब होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? इनका नाम है जैनिक सिनर, और जैनिक सिनर ने ही विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। अगला देखिए साथियों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की जाएगी, लेकिन कहां पर लॉन्च की जाएगी? आपको ध्यान रखना है साथियों, हरियाणा राज्य में लॉन्च की जाएगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री के द्वारा हरियाणा में लॉन्च की जाएगी। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये भी साथियों अच्छा सवाल है। जितने भी करंट अफेयर के सवाल हैं उनको देखिए, करंट अफेयर पर पकड़ बनाइए और विज्ञान पर पकड़ बनाइए, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो मैं आपकी बहुत अच्छी करवा दूंगा साथियों। और मैथ रीजनिंग में समझ लीजिए पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। बस यकीन के साथ जितनी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं उतनी चीजें आप लोग करिए। 10 मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा, इनको आप लोग साथियों जरूर कर लीजिएगा। यानी कि भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की किस राज्य में स्थापित किया जाएगी? तो अभी मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश आपके सवाल का जवाब है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, करके हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पूमानी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो एक लेखक थे। कौन थे? शेख हमद बिन खलीफा अल थानी किस देश से संबंधित थे, जिनका 74 वर्ष की आयु में साथियों निधन हो गया है? तो ये कतर से संबंधित है। उसके बाद देखिए साथियों, किसने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में स्थान हासिल किया है? तो किसने साथियों अपने देश भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में स्थान हासिल किया है? अगला देखिए साथियों, यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये बात आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही। फटाफट साथियों राइट आंसर की अगर बात करें तो रंजना प्रकाश देसाई आपके सवाल का जवाब है। यानी कि यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रंजना प्रकाश देसाई बनाए गए हैं। अगले नंबर का सवाल देखिए, हाल ही में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने कहा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश में साथियों स्थापित किया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है? तो आपका जवाब यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम राज्य पूरे भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में टॉप पर रहा है। अगला देखिए, भारत और किस देश ने हॉकी में 100 वर्षों की खेल साझेदारी का जश्न मनाया है? तो मैं कहूंगा साथियों भारत और न्यूजीलैंड देश ने हॉकी में 100 वर्षों की खेल साझेदारी का जश्न मनाया है। और एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा साथियों? बेंगलुरु में किया जाएगा। तो बेंगलुरु आपके सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन सा बना है? तो कौन सा बना है भारत का पहला राज्य? मैं कहूंगा असम बना है। असम आपका यहाँ पर जवाब। कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी को बस कहते हैं, बस को ट्रैक्टर कहते हैं, है ना, और ट्रैक्टर को कार कहते हैं और कार को साइकिल कहा जाता है। तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई साहब? खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ट्रैक्टर को यहाँ पर क्या कहा गया है? देखिए ट्रैक्टर को यहाँ पर कार कहा गया है, तो कार आ जाएगा, यानी कि कार आपके सवाल का जवाब होगा। तो कार जिनका भी आंसर है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, ये बहुत शानदार सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि अंकित प्रियंका के पुत्र का भाई है। अब देखिए, तो प्रियंका का तो अंकित का प्रियंका से क्या संबंध होगा? यहां से एक चीज देखिए, प्रियंका के पुत्र, अब मान लीजिए प्रियंका, ये मैंने लिखा प्रियंका की अगर हम बात करें किसका जिक्र है? प्रियंका के पुत्र का जिक्र है, तो प्रियंका का पुत्र हो गया। अच्छा कह रहे कि प्रियंका के पुत्र का पुत्र, तो प्रियंका के पुत्र का पुत्र हो गया। और फिर कहा जा रहा है प्रियंका के पुत्र का भाई, तो पुत्र के पुत्र का भाई साथियों ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रियंका का ये पुत्र है, फिर उसका ये पुत्र है, और फिर ये है भाई है। तो कह रहे कि अंकित का प्रियंका से क्या संबंध है? अंकित से, अच्छा ये भाई जो है, ये असल में भाई कौन है? यही अंकित है। भाई कौन है? यही अंकित है। कि अंकित जो है ना, ये प्रियंका के पुत्र का भाई है। तो देखिए अंकित का प्रियंका से क्या संबंध? यानी कि प्रियंका क्या कहेंगी अंकित को, जैसे ये है वैसे ये है। यानी कि प्रियंका के पुत्र का पुत्र ये भी है और प्रियंका के पुत्र का पुत्र ये भी है। तो पुत्र के पुत्र को क्या कहा जाता है भाई साहब? पुत्र के पुत्र को तो पोता कहा जाता है। तो पोता आपके सवाल का जवाब होगा। अगले नंबर का सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। चलिए साथियों देखते हैं हम लोग इस सवाल को। और ये सवाल एक ऐसा सवाल सेम टू सेम आएगा जरूर, बस नंबर वगैरह चेंज हो सकते हैं। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि विवेक उत्तर की ओर 25 मीटर चलता है, ठीक है, उत्तर की ओर 25 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 25 मीटर चला। अच्छा यहाँ पर कोई ये नहीं है कि भाई आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है विवेक आप किस दिशा में चल रहा है, तो वो दिशा बताना है, जरूरी नहीं अब हम यहाँ पर 25 लिखेंगे, है ना। तो
उत्तर की ओर चलता है 25 मीटर, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा दिया, दाएं मुड़ा दिया। फिर बाएं मुड़ता है, 22 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर से भैया वो दाएं मुड़ता है 28 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और फिर 20 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़ता है, अंत में दाएं मुड़ गया, 18 मीटर चलता है। तो बताओ वेग अब किस दिशा में चल रहा है? तो बताइए भाई साहब ये कौन सी दिशा है? ये दिशा तो पूर्व दिशा कहलाई जाती है। तो पूर्व अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आंसर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखिए साधारण पासा कौन सा होगा? इसमें से साधारण पासा आपको यहाँ पर कुल मिला के बताना है। देखिए साधारण पासा वो पासा होता है जिसकी दो सतह होती है ना, उनका योगफल 7 होता है। क्या उनका योगफल कितना हो जाता है साथियों? वो 7 हो जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं, इसमें आपको दिख रहा है 5 और 2 मिलकर साथियों 7 बन रहे हैं, तो ये आपका साधारण पासा हो जाएगा, ठीक है ना। और दो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के सिर्फ इसी पासे में ऐसा दिख रहा था कि है ना, पास पास की जो है उनका योगफल 7 हो रहा था, बाकी किसी में नहीं ऐसा। तो इसमें भी देख ली, इसमें तो आंसर आपका डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एक घड़ी सुबह 8:45 से सुबह 10:12 तक चलती है। बताइए इसमें से क्या कह रहे हैं साथियों? बताइए इतने समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी, यानी कि 8:45 से 10:12 तक घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी? बहुत आसान सा सवाल है। पहले सबसे देख लीजिए 8:45 से 10:12 जो बजा है इसमें कितने मिनट आ रहे हैं? 8:45 से 9:45 तक कितने आ जाएंगे साथियों? 60 मिनट आ जाएंगे, ठीक है ना। 60 मिनट, फिर 15 मिनट और 10 लाने के लिए, और फिर 12 मिनट और, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 2 और 5 7 हो गया, 1 1 2 और 6 8, यानी कि 87 मिनट यहाँ पर आ गए। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 87 मिनट आए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हमें एक बात पता है और एक बात आपको भी याद रखना चाहिए कि जो घंटे की सुई होती है ना साथियों, घंटे की सुई की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये 1 मिनट में, क्या 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो ये जो 87 मिनट का सफर तय हुआ है इसमें कितनी डिग्री घूमेगी? तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, आपको क्या इसका आधा, भाई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है तो 87 मिनट में साथियों इतने डिग्री घूमेगी। इसको भाग कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि साढ़े 43 डिग्री घूमेगी। तो 43 डिग्री कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 5 लड़कियां हैं, यानी कि बी एच ओ एम और एस, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो मान लेते एक वृत्त ये हो गया, इसमें 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और एक साथ, तो यहाँ पर 5, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि एस जो है ना ये ओ के ठीक बाएं ओर बैठी है और बी के ठीक दाएं ओर बैठी है। उसके बाद आगे भी एस का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर हम ओ को बैठा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ओ के ठीक बाएं ओर एस है, तो ओ के ठीक बाएं ओर एस है और बी के ठीक दाएं ओर है। किसकी बात चल रही है साथियों? किसकी बात चल रही है? एस जो है ना, एस ये ओ के ठीक बाईं ओर है, लेकिन एस जो है ना ये बी के ठीक दाईं ओर है, तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। बी के ठीक दाईं ओर एस है, देखिए है। एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है एम, तो एस के क्या लिखा हुआ है? एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर साथियों कौन हो जाएगा? 1 2, यानी कि यहाँ पर एम आ जाएंगे। अब बचा ए, कौन बचा? एच। एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब सवाल में आपसे पूछा गया है कि एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? दाएं ये होगा, वो तो बायां होगा। तो एच के ठीक दाएं ओर एम बैठा हुआ है, यानी कि एम आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी तरफ है। आपसे कहा जा रहा है कि एक क्लास में छात्र कतार में खड़े हुए हैं, ठीक है। एक छात्र दाहिने सिरे से 11वें और बाएं सिरे से 9वें स्थान पर है खड़ी है, तो उस कतार में कुल कितने छात्र खड़े? देखिए सबसे पहले कहा गया है दाहिने सिरे से 11वें स्थान पर, तो दाहिना तो इधर होगा, यानी कि वो अगर इधर से काउंट करती है तो वो इधर से 11वीं है, और अगर इधर से काउंट करती है तो वो यहीं पर आकर साथियों अगर इधर से काउंट हो तो वो 9वें स्थान पर आ जाती है। ये सवाल आता है, सिर्फ ये नंबर चेंज होता है और ये नंबर चेंज होता है, बाकी सब कुछ होता है, छात्र की जगह कुछ और हो जाता है ना। तो कुल मिला के अगर कभी भी ऐसा सवाल आए कि एक व्यक्ति है जो कि दाएं सिरे से इतने नंबर पर है और बाएं सिरे से अगर उसको काउंट करते हैं तो इतने नंबर पर है, बताइए टोटल कितने लोग हैं? तो इन दोनों नंबर को जोड़ दो, सिंपल सी बात है। 9 + 11 को जोड़ दो, लेकिन बाद में उसमें से 1 घटा दो, तो 9 11 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आपको अगली बार अगर ये सवाल आए तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, नाटक, सिंपल सी बात है, इनको जोड़कर 1 घटा दो, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन, कहा जा रहा है कि z y से छोटा है लेकिन x से लंबा है। तो भैया जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे हम करते जाएंगे। y से छोटा है z, तो ठीक है, y से छोटा कौन हो जाएगा साथ? तो z हो जाएगा। y से छोटा z है, लेकिन z जो है ना ये y से छोटा है, लेकिन z y से तो छोटा है लेकिन z x से लंबा है, यानी कि z जो है साथों ये x से लंबा है, ठीक है, x से लंबा हो गया। उसके बाद कहने कि w z से छोटा है, w z से छोटा, अच्छा z से छोटा w है तो w यहाँ पर आ जाएगा, w z से छोटा, लेकिन w जो है ये x से लंबा। देखिए w
z से छोटा है, लेकिन w जो है ये x से लंबा है, तो w जो है वो x से लंबा है। देखिए बिल्कुल बात सही कही है, x से लंबा ही तो है w। उसके बाद कहने कि v y से छोटा है, अच्छा तो v यहाँ पर आ जाएगा, v y से छोटा हो गया, लेकिन z से लंबा है। देखिए z से लंबा हो गया v, तो कुल मिला के 5 लोग थे, पांचों कतार में बैठ गए करके सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा x है, तो x आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक नंबर सीरीज का सवाल है, 17 है, 19 है, 23 है और उसके बाद सातों 29 है और उसके बाद यहाँ पर 37 है। अगले नंबर क्या हो सकता है ये बात आपको बताना है। देखिए साथियों, सबसे पहले सिंपल सी बात है, 2 बढ़ाया गया है, यहाँ पर 4 बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर सातों 6 बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर 8 बढ़ा दिया गया है। जाहिर सी बात है 2 4 6 8, तो यहाँ पर 10 बढ़ाया जाएगा, तो 10 बढ़ाया जाएगा 47 आ जाएगा। 47 ऑप्शन में है, मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन में, आंसर आपका ए हो जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने यहाँ पर कथन दे रखे हैं और आपके सामने यहाँ पर निष्कर्ष दे रखे हैं। आपसे कहने के कुछ फल मीठे हैं, तो मान लीजिए साथियों ये क्या होगा, ये फल हो गए। कुछ फल मीठे हैं, तो मान लीजिए साथ तो इतने फल क्या हो गए, मीठे हो गए। सभी मीठे जो यानी कि सभी मीठे जो है ना ये क्या है, ये खट्टे हो गए। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, बताइए कौन सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि कुछ फल खट्टे हैं, कुछ फल खट्टे हैं, ये बात बिल्कुल सही। इतने फल खट्टे हैं, बात बिल्कुल सही है। कुछ मीठे फल नहीं है, कुछ देखिए कभी भी अगर कथन में नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं है और निष्कर्ष में नहीं आ जाता है तो उसको आप कट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, बाकी सारे साथियों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अब साथियों उसके बाद आपके यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैथ्स के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरे के पूरे साथियों 25 कॉन्सेप्ट आएंगे, यानी कि 25 सवाल साथियों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं साथियों क्वेश्चंस के रूप में, इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। देखिए सिंपल सी बात है, आपको ऐसा एक सवाल देखने को मिलेगा, आपसे कहा जाएगा कि u अनुपात v का अनुपात है 4:7, यानी कि u अगर 4 है तो v 7 है, उसी प्रकार v अगर 9 है तो w 7 है। तो बस अगर u का मान 72 है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पर, तो W का मान क्या होगा, है ना, ये होना चाहिए। W का मान क्या होगा ये बात आपको बताना। देखिए सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको U V है ना और V और W का अनुपात दे रखा है, इनकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, U अनुपात V अनुपात W बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये आप लोग सीखिए। देखिए U और V का अनुपात कितना है, 4:7 है और V अनुपात W का मान कितना है, 9:7 है। तो अगर आप ऐसे गुणा कर देते हैं तो आपको U अनुपात V अनुपात W निकल आएगा। 4 गुणा 9 से करिए, 4 9 36, ये हो गया आपका U। 9 सते 63 होता है, 63 आपका हो गया V, और W की अगर बात करें 7 7 49, ये आपका हो जाएगा सातों W। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि U जो है ना वो 36 नहीं 72 है। देखिए तो कुल मिला के 36 को डबल किया गया है ना, तो W को की भी हमें डबल करना पड़ेगा, तो सातों यहाँ पर 98 आ जाएगा। 98 कहाँ पर है, 98 आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में। उसके बाद देखिए सातों अगला सवाल है, आपको इसका मान निकालना है, इसको कैलकुलेट करके बताना है सातों यहाँ पर क्या आ सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 पंजे 10 और 11 है, यानी कि 11/2 यहाँ पर आ गया, माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है सातों, 3 सही 1/4 है ना, तो 4 3 12 और 1 13, यानी कि 13/4 यहाँ पर आ गया, प्लस आपका कितना आ गया 6 आ गया, माइनस आपका अब यहाँ पर क्या है 4, ये भाग करेंगे तो 2 कम 2 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। 11/2 माइनस अब ब्रैकेट के अंदर सातों क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 जाएगा, 4 बचेगा, तो 13/4 प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, 4 यहाँ पर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बटे में 1 मान सकते हैं। नीचे देखिए, नीचे कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक स्टेप हो जाएगा। उसके बाद देखते देखिए 11 बटा यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 13 एकम 13 आपका हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा और बटे यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 13 और 16 कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, 2 यानी कि 29/4 माइनस 11/2 हो जाएगा। ठीक है ना, एक काम करिए साथियों, आप क्या आप काम कर सकते हैं, 4 इधर है तो इसको भी 4 कर लीजिए। करने के लिए 2 से गुणा इसको करोगे, फिर इसको भी 2 से गुणा करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वही आ जाएगा। तो 4 और 4 सेम हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 22 में से साथियों 29 जाएगा, 22 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 7/4, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस 7/4 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको देखना है साथियों और बताना है आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कह रहे हैं कि अनिल दीपक दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है भैया, 3 लोग यहाँ पर हैं साथियों, एक तो अनिल है और उसके अलावा साथियों यहाँ पर कौन है, दीपक है, और उसके अलावा साथियों कौन है यहाँ पर, दिनेश। यानी कि ये तीनों लोग अगर मिलकर कोई कार्य करते हैं तो 35 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है, 35 दिन का। यानी कि अनिल और दिनेश अगर काम करते हैं मिलकर, अनिल और दिनेश है ना, अनिल और दिनेश अगर वही काम करते हैं तो इन दोनों को करने में सातों 60 दिन का समय लगता है। ठीक है, दीपक अकेला अगर समान कार्य को कितने दिन में पूरा, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ दीपक काम करे इस कार्य को तो ये कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए तो एक ऐसा नंबर जो कि सातों इनको कैलकुलेट यहाँ पर कर सके क्या है, जो कि 35 से भी कट जाए और इससे 60 से भी कट जाए। देख लेते सातों 35 60 एलसीएम निकालना पड़ेगा, 5 से 5 7 35, 5 5 गुना 10, ये नहीं हो पाएगा, 7 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना, 7 5 35 भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना।
चलिए तो फिर दूसरे मेथड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उस मेथड से भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं अनिल, दीपक और दिनेश का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, है ना। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/35 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर अनिल और दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिनों में करते हैं तो इन दोनों को मिलाकर एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। तो 1/60, ठीक है 1/60। और दीपक द्वारा पूरा कार्य करने में जो दिन लगेंगे वो सातों x दिन लगेंगे। तो ये कितना कार्य करेगा, मान लीजिए 1/x करेगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1 आपका यहाँ पर 1/60, 1/x बराबर 1/35 यहाँ पर आ जाएगा। इस यहाँ से आपको x का मान निकालना होगा। तो ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1/x बराबर 1/35 माइनस 1/60 यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए 60 की यहाँ पर आ जाएगा, 35 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 60 एकम 60 माइनस 35 एकम 35, नीचे क्या हो जाएगी, नीचे इन लोगों की गुणा हो जाएगी इन दोनों नंबर की। तो 0 आ जाएगा, 6 पंजे आपका 30 आ जाएगा, 6 3 18 और आपका एक 21 आ जाएगा। कितना बचेगा इसमें से, 25 बचेगा, यानी कि 1/x बराबर 25/2100 यहाँ पर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूना 0 आ जाएगा, 5 एकम 5 5 8 40 हो जाएगा, 5 चौक कितना, यानी कि x बराबर जो आएगा वो 84 आएगा। तो मैं कहूँगा दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में करेगा, 34 दिनों में करेगा, और यही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए साथों अगले नंबर का सवाल है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है और इसका लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए एक वस्तु को अगर खरीदा गया है 220 रुपए में और इसको जो बेचा जाता है साथियों वो एक तरीके से 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो अगर 220 रुपए की वस्तु है, 20% के लाभ पर बेचा जाएगा तो 120% में बेचा जाएगा। तो कितने का बिकेगा देख लीजिए, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 की गुणा 12 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 22 दूना 44 हो गया और ये आपका 22 हो जाएगा, 4 आ गया, 6 आ गया, 2, यानी कि 264 रुपए में बेचा जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले नंबर का सवाल, और ये आपका आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छत की लंबाई, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ साथों इसके अंदर क्या, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर लिख देना है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आपको दे रखी है साथों, यानी कि 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस आपका 16 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप आंसर बता सकते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441, 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है 256। इन सबको जोड़िए जरा, सबसे पहले 6 4 10, 10 और 1 11, 11 का एक हासिल लगे, 5 और 1 6, 6 और 10, 10 और 14, 14 का 4 हासिल लगा, 1 3 4, 4 और 4 8, 841 भाई साहब 841 पता किसका स्क्वायर है, 29 का है, यानी कि इसको हम 29/29 लिख सकते हो। ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर सेम है, गुणा में है तो एक नंबर बाहर आ जाता है, यानी कि 29 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, 29 मीटर की होगी। 29 मीटर कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।